हेलो। देखिए आज एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है। द आर्म्स एक्ट। द आर्म्स एक्ट यानी कि आयुध अधिनियम। ये जो एक्ट आयुध अधिनियम बताया जाएगा, इसमें आपका एमपी एडीपीओ के लिए भी बताया जाएगा और बिहार आपका एपीओ मेंस के लिए भी। जहाँ तक आयुध नियम की बात है, आयुध अधिनियम आपका 1959 में बना था। यानी कि यह कानून स्वतंत्रता के बाद बना था। आपका इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि आयुधों और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना। ये क्वेश्चन आपका, ये ऐसा क्वेश्चन एमपीएडीपीओ में पूछ सकता है कि द आर्म्स एक्ट का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आपका जवाब रहेगा गोला बारूद, आयुधों और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना। इसके बाद हम देखते हैं आपका उद्देश्य के बाद डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं। अध्याय 1 देखते हैं। अध्याय 1 आपका प्रारंभिक बातों से संबंधित है, यानी कि परिचयात्मक है। और दो धाराएं हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। किसी भी कानून के सेक्शन 1 में आप लोग जानते हैं कि दो तीन बातें दी गई रहती हैं। एक शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम, दूसरा एक्सटेंट यानी कि विस्तार, और तीसरा उसका प्रारंभ। तो आयुध नियम में भी, आर्म्स एक्ट में भी यही बातें दी गई हैं। आपका ये कहा गया है कि इस कानून का संक्षिप्त नाम आयुध अधिनियम 1959 होगा। इसका विस्तार या एक्सटेंट कहाँ तक होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और यह उस तारीख को इन्फोर्स होगी जिस तारीख को केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके आपका ये इन्फोर्समेंट डेट उल्लिखित करे। ये सेक्शन 1 में कहा गया है। आपका बिहार एपीओ और एमपी एडीपीओ में सेक्शन 2 से क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं। बिहार में कुछ चीज़ों की डिफिनीशन दी गई है, परिभाषा दी गई है। देखिए सेक्शन 2 डिफिनीशन और इंटरप्रिटेशन क्लाज है। इसमें सेक्शन 2 ए में अर्जन को परिभाषित किया गया है। अर्जन का मतलब क्या हुआ, तो अर्जन का मतलब भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में प्रतिगृहित करना। तो एमपीएडीपीओ में ये पूछ सकता है कि अर्जन की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो सेक्शन 2 ए में अर्जन का मतलब पूछे तो अर्जन का मतलब क्या है, दे देगा भाड़े पर लेना, दूसरा दे देगा उधार लेना, तीसरा दान के रूप में एक्सेप्ट करना, उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी। दूसरा जो धारा 2 बी यानी कि सेक्शन 2 बी की जो डिफिनीशन है, ये बिहार एपीओ मेंस में भी आ सकता है और ये डिफिनीशन है गोला बारूद। अब ये पूछ सकता है कि गोला बारूद को परिभाषित करिए।
या गोला बारूद पर टिप्पणी लिखिए। और जो एमपी में आ सकता है वह ये पूछ सकता है प्री में कि गोला बारूद को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 2 बी में। फिर पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ें गोला बारूद में शामिल हैं और कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो आपका देखिए रटना पड़ेगा बिहार मेंस के लिए गोला बारूद की परिभाषा। देखिए क्या बताया गया है। गोला बारूद से किसी अग्नायुध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, यानी कि कुछ गोला बारूद में कौन बातें आएंगी वे बातें यहाँ आपको दी गई हैं। देखिए पहली बात बताई गई है आपका गोला बारूद में आपका रॉकेट, फर्स्ट में रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य अस्त्र, यानी कि रॉकेट भी गोला बारूद में है, बम भी है, ग्रेनेड भी है, गोला भी है और जो अन्य अस्त्र हैं वह भी गोला बारूद में शामिल माना जाएगा। सेकंड है टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं, यानी कि टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं भी गोला बारूद मानी जाएंगी। थर्ड या तीसरा है विस्फोटक, स्फुर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री या अपायकर द्रव्य, गैस या अन्य ऐसी चीज जो अंतर्विष्ट रखने वाली या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित अन्य वस्तुएं, चाहें वे अग्नायुध के साथ उपयोग के योग्य हो या न हो। अगला है आपका अग्नायुधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन। फिर आपका है पतीले और घर्षण नलियाँ। फिर आपका है गोला बारूद के संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी। और अंतिम आपका है गोला बारूद के ऐसे संगठक जिन्हें केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। ये गोला बारूद की परिभाषा दी गई। सेक्शन 2C में आयुध की परिभाषा दी गई है और बिहार एपीओ मेंस में आयुध भी पूछ सकता है। और जहाँ तक आपका एमपी एडीपीओ की बात है, एमपी एडीपीओ में आयुध में कौन शामिल है ये पूछ सकता है। देखिए 2C आयुध से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं। और अग्नायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए परिकल्पित वस्तुएं जैसे लाठी या मामूली छड़ी तथा वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इसके अंतर्गत नहीं आते। यानी कि जो खिलौना है, छड़ी है, मामूली लाठी है या कृषि के काम में आ जाए इत्यादि, ये आयुध नहीं माना जाएगा। और
यानी कि सेक्शन 2C में दोनों बातें बताई गई हैं, किसको हम आयुध मानेंगे और किसको आयुध नहीं मानेंगे। तत्पश्चात आपका जो डिफिनीशन दी गई है 2D दिया गया है जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। तो जिला मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा 2D में बताया गया है। तो जो पुलिस अगर जहाँ पुलिस आयुक्त हो माने पुलिस आयुक्त हैं यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र हैं, वहाँ पुलिस आयुक्त जिला मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और अन्य जगहों पर आपका राज्य सरकार निर्धारित करती है। अगला ये 2E अग्नायुध, ये भी आपका मेंस में आ सकता है। अग्नायुधों से आप क्या समझते हैं? तो आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 2E में अग्नायुधों को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अग्नायुधों से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के आपका, फिर एक बार देखिए अग्नायुध का मतलब क्या हुआ। अग्नायुध से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेपियों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत हैं तथा आपका तोपें, हथगोले, राइट पिस्टल या किसी भी अपायकर द्रव्य, गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र अग्नायुध माने जाएंगे। फिर कहा गया है किसी भी ऐसे अग्नायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक जो कम करने के आपका जो कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन। फिर हैं अग्नायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी। फिर आपका है तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियाँ, मंच, साधित्र इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि अग्नायुध भी काफ़ी डिटेल में परिभाषित है। इसके बाद आपका सेक्शन 2E लाइसेंस की परिभाषा दी गई है। और लाइसेंस की परिभाषा ये बताती है कि लाइसेंस का मतलब क्या हुआ। तो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी कोई अनुज्ञप्ति भी है। इसके बाद अनुज्ञापन प्राधिकारी। अनुज्ञापन प्राधिकारी किसे कहा जाएगा? जो अनुज्ञप्ति का अनुदान देने, नवीनीकरण इत्यादि के लिए सरकार द्वारा सशक्त ऑफिसर या प्राधिकारी, और इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। फिर आपका 2F की ये परिभाषा रही। फिर 2FF में मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है। मजिस्ट्रेट का मतलब जो CRPC के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। 2G में विहित या प्रेस्क्राइब्ड को परिभाषित किया गया है। और प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि नियमों इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रेस्क्राइब या विहित। इसके बाद आपका
2H में है प्रतिसिद्ध गोला बारूद। प्रतिसिद्ध गोला बारूद, देखिए प्रतिसिद्ध गोला बारूद से किसी भी अपायकर द्रव्य, गैस या अन्य ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने वाला या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है और रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिसिद्ध गोला बारूद होना विनिर्दिष्ट करे। यानी कि जो गोला बारूद दिया गया है परिभाषा में प्रतिसिद्ध या प्रोवेटेड तब कहा जाएगा जब सरकार ने उस पर उसे प्रतिसिद्ध कर दिया है आपका, यानी कि उस पर रोक लगा दी है। फिर प्रतिसिद्ध आयुध I में दिया गया है प्रतिसिद्ध आयुध। फिर आपका देखना है परिभाषा 2J पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक। तो यहाँ लोक सेवक का मतलब वही होगा जो आपका आईपीसी के सेक्शन 21 में दिया गया है। फिर आपका लास्ट परिभाषा है 2J आपका अंतरण। अंतरण मतलब ट्रांसफर। देखिए ट्रांसफर शब्द पूछ सकता है प्री में भी कि आर्म्स एक्ट के तहत ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ। तो ट्रांसफर मतलब केवल विक्रय करना ही नहीं, भाड़े पर देना भी अंतरण होगा, कब्जा देना भी अंतरण होगा और कब्जा विलग करना भी अंतरण माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। यानी कि कब्जा भाड़े पर देना, कब्जा देना, कब्जा विलग करना, इन चीज़ों को ट्रांसफर माना जाएगा। इसके बाद आ जाइए आपका कह सकते हैं कि इसके ये जो परिभाषाएं बताई गई सेक्शन 2 के क्लाज 1 में बताई गई। इसके बाद सेक्शन 2 के क्लाज 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्नायुध की नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने पर भरण का विस्फोट होता है। यानी कि आपका नाल मुख से लेकर जहाँ से गोली निकलती है वहाँ तक नाल की लंबाई नापी जाएगी। तीसरा आपका क्लाज कह रहा है धारा 2 का किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसे विधि के प्रति जो उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, इस अधिनियम के निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा यदि उस क्षेत्र में कोई तत्संबंधी विधि प्रवृत्त है तो उसके प्रति निर्देश है। इस प्रकार आपका सेक्शन 2 भी समाप्त हुआ। अब हमें चलना है चैप्टर 2। देखिए जहाँ तक चैप्टर 2 की बात है, चैप्टर 2 से भी आपका क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं एमपी एडीपीओ में भी और आपका बिहार एपीओ मेंस में। अध्याय 2 में आयुधों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन की बात की गई है जो सेक्शन 3 से लेकर 12 तक में आपका आता है। यानी कि सेक्शन आपका 3 से लेकर 12 तक में यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि
आपका सेक्शन 3 से भी मेंस में बन सकता है कि अग्नायुद्ध और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति देने के प्रावधानों अनुज्ञप्ति के प्रावधानों का विवेचना करिए, ये दे सकता है। आपका